Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो बच्चों आज हम लोग एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स एटम्स है ना। और एटम्स का ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 के साथ साथ ही हो सकता है कि मैं इससे कोशिश करूंगा कि इस सिलेबस को इसी लेक्चर के साथ हम समाप्त भी कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें रिड्यूस कर दिया गया है, आप लोग को ही मालूम है। और रिड्यूस टॉपिक को हम पढ़ने से कोई मतलब नहीं है और मैक्सिमम चीज़ें आप एटम के बारे में केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एटम में सबसे पहले जानेंगे एटम होता क्या है। तो एटम आप अगर कोई पूछे तो जनरली कहोगे ये वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल। इस एटम से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। अगर एटम ना होता तो हम लोग का अस्तित्व ही ना होता, है ना, या किसी भी मैटर का अस्तित्व ही ना होता, है ना। तो एटम बहुत बड़ी चीज है, तो उसी एटम छोटे से पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है। जिस समय रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी, बैकरल ने किया था, उसी एट द सेम एरा उसी समय इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की गई थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने एटम के बारे में बताया था। किसके बारे में? हाँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही एटम के बारे में इसके बारे में क्या कैसे है वो सारी चीजें बता दिया गया था कि एटम ऐसा होता है, वैसा इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, दैट्स इट। तो सबसे पहले एटम के बारे में सर जे थॉमसन थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और एटम के बारे में बताया। इन्होंने एक मॉडल पेश किया एटम का। किसका? एटम का। इसे हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। ये पढ़े होंगे ना आप लोग। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है? आप लोग वाटरमेलन खाए होंगे, है ना। तो वाटरमेलन जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट रेड होता है ना, और उसमें जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के उसमें एम्बेडेड होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि मान लो ये आपका एक वाटरमेलन है, मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोग के, है ना, काश सामने रखा होता खा जाते, है ना। वाटरमेलन ऐसे है। इसका जो मैक्सिमम रीजन है, ये जो मैक्सिमम रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन, होल रीजन, ये सारा रीजन पॉजिटिवली मैटर से भरा होता है। किससे भरा होता है? हाँ, पॉजिटिव। जो रेड हिस्सा है, रेड पार्ट है, उसको कंपेयर किससे कराया गया? पॉजिटिव मैटर से, है ना। और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि काले काले सीड्स वाटरमेलन में क्या होते हैं? धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल्स। ये सर जे थॉमसन ने दिया था और इन्होंने बताया था कि जो एटम हमारा होता है ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, स्फेरिकल होता है शेप में। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? हाँ, न्यूट्रल होता है और पार्टिकल होता है। ये पॉइंट रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं, थॉमसन ने सबसे पहले इसको बताया था। ये बहुत छोटा होता है और शेप में कैसा होता है? स्फेरिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और पार्टिकल है ये, ठीक है ना। ये बात आगे चल के बहुत ही फेमस हुआ, मतलब कि जो भी डिस्कवरी हुई उन सब में इसका जो ये पॉइंट है ये 100% मतलब कह लीजिए कि सही है, सही माना गया और इस चीज को सभी लोग एक्सेप्ट करना उचित समझे कि हाँ यार ये सही बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया एटम के बारे में। काफी दिन तक चलता रहा, लोग मानते रहे हाँ सच में जो इन्होंने बताया है प्लम पुडिंग मॉडल, एटम ऐसा होता है।
लोग एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ बस एटम यही है ना, एटम यही है। बाद में चल करके इस मॉडल का जो है जब कमियां निकाली गई, मतलब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया, तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन का मतलब ये होता है एक सीक्वेंस में, कि जैसे कि पहले हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन होता है, फिर उसका विजिबल रीजन होता है, फिर इंफ्रारेड रीजन होता है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम इसको बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो स्पेक्ट्रम में इसका सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये थॉमसन, कि स्पेक्ट्रम में क्या क्या कैसे बताएं, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और साथ में स्टेबिलिटी का एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए ये, है ना। स्टेबिलिटी कैसे की, न्यूट्रल कैसे है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये आपके क्लास 12 की फिजिक्स में भी नहीं है, ये तो मैं बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारा जो स्टार्ट होता है वो टॉपिक स्टार्ट होता है रदरफोर्ड के स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से, वहां से एक्सपेरिमेंट हमारा स्टार्ट होता है। तो इसमें आप हेडिंग क्या डालेंगे इसके बाद, ये समझ चुके हैं ना, बोलो। तो जो ये पॉइंट्स है, अगर आप लोग चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया है? तो जो भी हम बोर्ड पे यहां लिख रहे हैं वो आप लोग नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड की स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी हेडिंग डाल देंगे क्या, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, पहले ये जानिए होता क्या है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों? नहीं, गलत। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ही क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हो हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। कोई पूछे अल्फा पार्टिकल का सिंबल बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? आप कहोगे इसका सिंबल होगा 2He4, यह है एटॉमिक नंबर इसका, और यह है मास नंबर। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ऑफ 2He4, न्यूक्लियस ऑफ 2He4, 2He4 का न्यूक्लियस, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और इसी का हम लोग पढ़ना क्या है, स्कैटरिंग। क्या पढ़ना है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव, फैलना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, वो सेटअप किया था बढ़िया से वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया था? हाँ, गोल्ड की थिन फॉयल लिया था, ऐसे। यह है थिन गोल्ड फॉयल। फॉयल का मतलब एक लेयर होता है, पतली सी परत, है ना। और अल्फा पार्टिकल कहां से मिलेगा? उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। क्या लिया? जिससे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कराया गया, मतलब एक बारीक बीम कह लीजिए, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहां से भेजा गया। ये आपका क्या है, मान लीजिए कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और यहां से निकलता है क्या, अल्फा पार्टिकल का बीम। ये है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल नहीं है, कई पार्टिकल्स हैं। कितना पार्टिकल? 10 20, कम से कम 10 लाख के पार इतने पार्टिकल्स हैं, 1 करोड़ कह लीजिए, है ना। इतना जो है पार्टिकल का एक बारीक बीम में होता है, इतने पार्टिकल्स सोच लीजिए। जब इन पार्टिकल्स को बढ़िया से देखा गया ऑब्जर्वेशंस में, है ना, इसको देखा गया, तो ये सभी पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ 180 डिग्री से ज़्यादा, मतलब कह लीजिए कि 190 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डेविएट हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे इसका डेविएशन देखो, यहाँ पे ये मान लो एक न्यूक्लियाई है यहाँ पे,
यहां एक न्यूक्लियाई है इस तरह से, है ना। ऐसे ये क्या है, न्यूक्लियाई है एटम्स की, क्या है, न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो यहां से देखा गया कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या लिखेंगे, व्हेन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द थिन गोल्ड फॉयल देन these particles are deflected at different angles. Clear? This phenomena is called scattering of alpha particles. लिख लेंगे डेफिनेशन, ठीक है। इससे बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से क्या निकला, कंक्लूजन, है ना। क्या निकला, कंक्लूजन। तो ध्यान दीजिए कंक्लूजन क्या है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा एटम है ना अंदर से खोखला है हॉलो है, ठीक है ना। पहला पार्टिकल तो वो कैसा है, स्फेरिकल है, क्या है, सब ठीक है, वो बात को एक्सेप्ट कर लिए, पार्टिकल है, मतलब जो कोई भी चीज अगर पार्टिकल्स है तो वो स्फेरिकल जनरली मान ही लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं भाई, कोई नन्हा सा पार्टिकल है छोटा सा, आप उसे जनरली क्या मानोगे, स्फीयर मान लोगे शेप में ना, बोलो, स्फीयर मान लेंगे। लेकिन स्फीयर में क्या है, वो अंदर से क्या है, हॉलो है। तो एटम इज हॉलो स्फीयर, एटम इज हॉलो स्फेरिकल पार्टिकल। कैसा है ये, स्फेरिकल पार्टिकल है। पहला कंक्लूजन तो ये मिला, ठीक है ना। इसमें से 8000 अगर एटम, कितनी एटम, 8000 एटम स्ट्राइक करेंगे, उनमें से एक एटम ऐसा होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है ना। वन अल्फा पार्टिकल, वन अल्फा पार्टिकल is deflected more than 90 degree angle from 8000 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। वन अल्फा पार्टिकल ऐसा डिफ्लेक्ट होता है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे, कितने पार्टिकल से, हाँ 8000 अल्फा पार्टिकल्स है, तो उनमें से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफरेंट एंगल तो होते ही है, ये ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है ना। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज था, उन्होंने उसको, जैसे कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट हिस्सा था उसको कहा था थॉमसन ने, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एटम है, क्या एटम, उसका होल पॉजिटिव चार्ज उस स्फीयर के, होल स्फीयर के सेंटर पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है ना। तो हम कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is to be concentrated at the center of एटम कहां पे होता है, सेंटर पे होता है, ठीक है ना। क्लियर है। और इस सेंटर का जो नाम देते हैं, इससे उन्होंने कहा न्यूक्लियस। दिस सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस है, ठीक है।
तो ये कंक्लूजन मिले, और साथ ही साथ इसमें जो ये अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल्स पे ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण जो है डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब यहां पर कूलम्बिक फोर्स कह लीजिए या कूलम्बिक फोर्स क्या है, वैलिड है इस केस में, है ना। मतलब कूलम्ब फोर्स कह लीजिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वैलिड, कूलम्बिक फोर्स इज वैलिड, ठीक है ना, इज वैलिड फॉर डिफ्लेक्शन एंड रिवॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कूलम्बिक फोर्स। डिफ्लेक्शन में रिपल्सन आ जाता है और रिवॉल्यूशन में कौन आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो रिवॉल्यूशन कौन हो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल हो रहा है। तो ये सब सारे कंक्लूजन निकाले और उन्हें साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोच किया। किसको अप्रोच किया, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अप्रोच कर उन्होंने किया और अप्रोच करने पर यह पाया कि जितने भी एटम्स हैं सबकी न्यूक्लियस की साइज किस ऑर्डर में हो सकती है, किस ऑर्डर में हो सकती है। तो किस ऑर्डर में हो सकती है, गुड, 10⁻⁻15 मीटर, इतना साइज, इतना रेडियस कह लीजिए न्यूक्लियस का होता है। बाकी मल्टीप्लाई में कहीं 1.2, किसी में 4.41, 44.21, है ना। राउंड फिगर में मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, ऑलवेज 10⁻⁻15 मीटर। इस ऑर्डर में इन्होंने न्यूक्लियस की साइज को बता दी, कंफर्म कर दिया क्या इतना ही होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ चुकी है, ये कंक्लूजन, ये आपका स्कैटरिंग, बोलो क्लियर है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो अब हम करते हैं इसको इरेज। तो हेडिंग हैगा क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी कंक्लूजन के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल कितना नजदीक पहुंच जाता है न्यूक्लियस की, इसे हम लोग कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और जहां से ये रिटर्न होने लगता है जिस पॉइंट से, है ना, वो पॉइंट क्या है, मैक्सिमम कह लीजिए कि वही क्लोजेस्ट अप्रोच है, जहां से वो रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है ना। इसका मतलब अब उसके आगे वो नहीं जा सकता, है कि नहीं। 20,000 एटम्स अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो कि 180 डिग्री पर ही क्या होता है, रिटर्न होता है जब स्कैटरिंग होता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराते हैं थिन गोल्ड फॉइल पे। ये सब कंक्लूजन मिले हैं, है ना। आप बुक रीड करेंगे तो सब सारी बातें उसमें लिखी गई है। तो नोट्स खुद से बनाए आप लोग इसको। मैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और ये पॉइंट्स तो आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग क्या रहेगा, क्लोजेस्ट अप्रोच। हेडिंग क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इससे, साइज ऑफ न्यूक्लियस। जैसे मान लो कि ये हमारा आपका क्या है, एक एटम है बड़ा सा, क्या है, एटम, ठीक है। और यहां इसका होल सेंटर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज एकदम क्लाउड्स की तरह जो है इकट्ठा हुआ है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक क्या है, स्फेरिकल शेप में रहता है। किस शेप में रहता है, ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। भाई एटम ही बहुत छोटा है तो ये उसका सेंटर और छोटा रहेगा। तो हम इसे क्या एज्यूम कर लेंगे, एज अ स्फीयर शेप में, ठीक है। इसका अपना सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर।
तो इस सेंटर से ध्यान दो, इस सेंटर से जो ये हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा इसकी, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस। और इसे हम लोग कहते हैं आर नॉट। ठीक है, मान लो यहां पे हमारे पास एक है अल्फा पार्टिकल, बढ़िया सा। कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। वही एक्सपेरिमेंट है बेटा, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे उसी एक्सपेरिमेंट का एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल बात कर रहे हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल, इसके पास है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितना हम मान लेंगे इसे, हाफ mv² कह लेंगे। ये मूव कर रहा है किधर, थिन गोल्ड फॉयल की तरफ। आया बेचारा सीधे हेड ऑन आया। कैसे आया, हेड ऑन, ऐसे हेड ऑन आया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, है ना। ये आया कैसे, हेड ऑन। हेड ऑन मतलब सीधे आता है और डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराता है। इसे आया है, फास्ट आया है। जैसे जैसे ये एटम के बाहर रहेगा, पहुंचेगा नजदीक, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये एटम के अंदर घुसेगा, बोलो कहां घुसेगा, हाँ एटम के अंदर एंटर्स करेगा, इसे फील होगा कि मुझे कोई रिपेल कर रहा है ना। अभी मान लो हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है एकदम, लगता है कि अब ये न्यूक्लियस को चीर फाड़ के आगे निकल जाएगा, है ना। ऐसा लगेगा ना कि बहुत हाई स्पीड से आ रहा है कि भी न्यूक्लियाई का तो एकदम धुआं कर देगा। लेकिन न्यूक्लियाई के पास इतनी पावर होती, इतनी शक्ति होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, इसको एक रिपल्सन फील करा देता है अपने आप। यहां पहुंचेगा, रिपल्सन फील होगा, यहां फील होगा। अब रिपल्सन से होगा क्या, इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी। स्पीड कम होते 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 जैसे जैसे नजदीक पहुंचेगा न्यूक्लियस के, वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, घट घट करके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहां पहुंच करके अल्फा पार्टिकल रिटर्न होने लगता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, यहां से इस पॉइंट से हम इसको कहते हैं पॉइंट ए, ठीक है, ए। और यहां से क्या होता है, ये रिटर्न होने लगता है इस डायरेक्शन, जिसका तुरंत डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब यहां पे जब पहुंचेगा ए पर, तो ए पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती नहीं हो जाती, मतलब कि काइनेटिक तो जीरो हो गई, लेकिन ये कहां गई एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट जो एनर्जी स्टोर होगी उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, क्लियर है। अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है, आप कहोगे चार्ज इस पर होता है +2e। न्यूक्लियस का में मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, Z। तो Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और एक प्रोटॉन चार्ज होता है E, तो कितना हो गया चार्ज, +Ze। बोलो सही है, क्लियर। तो A पर जाकर के, है ना, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे, हाफ mv² से। ये कैसे निकालेंगे, k q1 q2/r फार्मूला से। तो ZE इंटू 2E अपॉन कितना है, R0। क्लियर, हमें R0 कैलकुलेट करना है, तो ये नीचे चला जाएगा, KZE², यहां 2 पहले कर देंगे, बाई हाफ mv²। चाहे आप ऐसा लिख दो, ठीक है, क्लियर है। चाहे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट पता रहेगी, वहां वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, तो मास वगैरह का चक्कर रहेगा ही नहीं, है ना। आप और करके लिख सकती हो क्या, R0 = 2KZE² बाई काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैक्सिमम है, वो यहां पर रखेंगे। क्लियर।
तो इस आर नॉट से क्या निकाल लेंगे हम, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हियर आर नॉट क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और ये कितना पाया गया है, इट इज फाउंड दैट रेडियस ऑफ all nuclei is in order of 10 to the power minus 15 मीटर या ब्रैकेट में 1 फर्मी, ठीक है ना। इस ऑर्डर में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस की साइज होती है या रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं सबका रेडियस इसी रेंज में होगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली इनको इस चीज से, और जाकर इन्होंने अपना एटम का मॉडल पेश किया, नोट कर लीजिए। तो ये था क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए उनके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फेलियर, है ना, कहाँ पे वो फेल हो गए। उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट को देखते हुए अपना एक मॉडल बनाया कि एटम वैसा होता है, लेकिन इन्होंने एक कॉपी की, किसका मालूम है, थॉमसन का। जो थॉमसन ने बोला फर्स्ट पॉइंट कि एटम वेरी स्मॉलेस्ट, स्फेरिकल, न्यूट्रल एंड पार्टिकल, है ना। जो ये पॉइंट बोला थॉमसन ने, सेम कॉपी कर लिया इन्होंने, पहला पॉइंट तो चुरा लिया उनका है ना। दूसरा पॉइंट ये कहा इन्होंने कि जिसका टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो कहाँ पे होता है, इसके सेंटर पे होता है। ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट बात लगी, है ना। तो सारा चार्ज कहाँ पे होता है, इसके सेंटर पे होता है, और सेंटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या कहते, सेंटर क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर में होते क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है, किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में। किस में रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। और क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके कारण, जो न्यूक्लियस हमारा है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। तो इसी अट्रैक्शन के कारण क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और आपको पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व करेगा जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक है। और ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं मानो कि जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ठीक है ना। तो ये सब बातों को बताया, तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे अपने लैंग्वेज में, है ना। इनका हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदर स्पेलिंग आर यू होता है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स मतलब ये फेल हो गए जहां पे, वो ड्रॉबैक्स हमारा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है जो कि थॉमसन ने नहीं कर पाए, वही ये भी नहीं कर पाए। मतलब मैक्सिमम चीजें तो थोड़ा कुछ अलग बताए, लेकिन कुछ दिन तक चलता रहा। लेकिन जैसे नील्स बोर आए, इन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। पहला कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन explain the stability of atom
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहला क्वेश्चन मार्क इन्होंने ये कह दिया। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक है ना, ये दो ड्रॉबैक्स है इसके, है ना। यही दो ड्रॉबैक्स हैं। कैसे एक्सप्लेन नहीं करता स्टेबिलिटी का, ध्यान दो। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, एक एटम है, ये आपका न्यूक्लियाई है और ये सर्कुलर ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट मान लेते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इस पर एक फोर्स लगा है किधर, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो लगा है कि नहीं लगा है? अगर फोर्स है तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी है, बोलो है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर है तो लीनियर भी एक्सेलरेशन होगा कहीं ना कहीं, मतलब एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल, दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं मिलेगा, मतलब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, इस बात को प्रूफ करता है ये फोर्स हमारा। बोलो करता है कि नहीं करता? अच्छा, जब ये इसमें एक्सेलरेटेड है ये, तो हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो पढ़ाया है? कोई अगर आपसे पूछे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे होगा, तो आप कहोगे ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, चार्ज पार्टिकल है, तो यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी। क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW निकलेगा। और जब EMW निकलेगा तो मतलब एनर्जी निकल रही है, और एनर्जी निकल रही है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, और ये लॉस होते होते क्या होगा, धीरे धीरे अपना ऑर्बिट चेंज करके छोटे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? ऐसा रिवॉल्व करते इस ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर इस ऑर्बिट से फिर धीरे धीरे यहां आ जाएगा, धीरे धीरे घूमते 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 आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, एटम को खत्म कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक बात और बताई थी, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं, दोनों पर चार्ज सेम होता है, इक्वल अपोजिट नेचर में, अपोजिट अमाउंट में सेम। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, मतलब एटम खत्म, डिस्ट्रॉय। और एटम खत्म तो सारे मैटर खत्म, हम खत्म, दुनिया खत्म, सारा कुछ नहीं। तो ये स्टेबल है एटम? नहीं है ना। जब स्टेबल एटम नहीं है तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है ना, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, could not explain the spectrum, लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ है इसका जब स्पेक्ट्रम लिया गया बेटा तो क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है? एक सीक्वेंस में मिलता है, मतलब जैसे कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में क्या एनर्जी है, इस ऑर्बिट में एनर्जी, इस ऑर्बिट में एनर्जी, इन सबका एनर्जी का स्पेक्ट्रम लिया गया और देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, जो स्पेक्ट्रम है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब एक सीक्वेंस में मिलता है, एक ऑर्डर में मिलता है। अल्ट्रावायलेट, यूवी रीजन, विजुअल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इसकी कहानियां हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये दो पॉइंट नोट कर लिया है आपने। चलिए इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स का एटॉमिक मॉडल, और उससे पढ़ने से पहले हम बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ना चाहेंगे। तो हेडिंग रहेगा बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या क्वांटाइजेशन कंडीशन है भाई, पढ़ लिया जाए इसको। इरेज नहीं करा, बहुत टफ इरेज हो रहा है भाई, ठंड लग गई है इसको भी, है ना, कोल्ड फीवर हो गया है, रेस्ट कर रहा है। ये भी पार्टिकल्स, जो इंक के पार्टिकल है ना, वो चिपक गए हैं, किससे, बोर्ड के पार्टिकल से। अट्रैक्शन आ गया है भाई, ठंडी लग रही है, अट्रैक्शन कर लेते हैं, है ना। तो ये है आपका क्या, हाँ, रदरफोर्ड के बारे में। बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहता है, पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी कितना होगी, 2πr।
उस फर्स्ट ऑर्बिट में वो एक वेव बनाता है। कितना वेव बनाता है? एक वेव बनाता है। मतलब आपने डी ब्रॉगली का पढ़ा था ना, मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली क्या कहते हैं? जब कोई मटेरियल पार्टिकल हाई स्पीड से ट्रेवल करता है तो कैसा बिहेव करता है? एक वेव की तरह। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। मैंने पढ़ाया ना इसे प्रीवियस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है? एज अ वेव की तरह। कैसा ट्रीट करेगा? हाँ, तो जैसे कि मान लो कि ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है ना। इसका रेडियस हम मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, ये रेडियस हो जाएगा, इसका ये रेडियस है, दूसरे का रेडियस ये वाला रेडियस है, थर्ड का रेडियस ये है, ये सेंटर है। क्या है ये? सेंटर। तो इन्होंने कहा कि एक रिवॉल्यूशन में, कितने रिवॉल्यूशन में? एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उस ऑर्बिट में उसके द्वारा बनाए गए वेव लेंथ की क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एक वेव बनाएगा। कितनी वेव बनाएगा? हाँ, एक वेव मतलब लैम्डा के बराबर वेव। उसकी लेंथ कितनी होगी? लैम्डा। अगर सेकेंड ऑर्बिट की अगर बात करें हम, फॉर सेकेंड ऑर्बिट आप कहोगे n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 वेवलेंथ। कितना वेवलेंथ हुआ? 2 लैम्डा। फॉर थर्ड ऑर्बिट 3 लैम्डा, है कि नहीं? n बराबर 3। ये जो वेवलेंथ है ना, उनके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट के लेंथ के बराबर होगा एक रेवोल्यूशन में, है ना। यही है मतलब दीज वेवलेंथ्स will be equal to their will be equal to length of their corresponding orbits in one revolution। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या? 2 पाई आर अगर हम बात करें पहले ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट हो जाएगा, ये पहले के लिए हो जाएगा। सेकंड के लिए क्या होगा? 2 पाई आर, रेडियस आर है तो हम 2 लैम्डा कह देंगे। थर्ड के लिए 2 पाई आर अगर हम लेंथ मानते हैं तो 3 लैम्डा। डॉट 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 फॉर nth ऑर्बिट, तो ये आप कहेंगे 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक जनरलाइज कर दिया मैंने, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हमने क्या कर लिया? जनरलाइज कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैटर वेव्स है ना। क्या है? मैटर वेव्स है। तो ये मैटर वेव्स को हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं क्योंकि डी ब्रॉगली ने बताया था, है ना। तो हम ये वाला यूज करेंगे इक्वेशन, और यहां डी ब्रॉगली का वेवलेंथ यूज करेंगे। कौन सा यूज? हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फार्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, मास m है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? बोलो। डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या कहता है? h बाई p, लैम्डा इक्वल टू h बाई p। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ,
लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड नंबर, इस लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दें तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एम एच बाई एम इंटू वी। यहां से 2 पाई को डिवाइड कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, एम वी आर इज इक्वल टू क्या आया, एन एच बाई 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इसमें एम वी आर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और इसी इक्वेशन थर्ड को हम लोग कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। और इस एमवीआर को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, पढ़े हो ना 11th क्लास में आप लोग। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब P इंटू आर को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। P इक्वल टू एम वी आर, तो ये होगा एन एच बाई 2 पाई। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आपसे पुटअप कर सकता है, व्हाट इज द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो यही सब आपको लिखना होगा, ये फार्मूला 1 नंबर में है तो इसको लिख के छोड़ दीजिए, मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स में पूरा डिराइव कर दीजिए स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। यही है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स का एटॉमिक मॉडल आप लोग लिख लेंगे अपने से, बोलो बेटा। बोर्स का एटॉमिक मॉडल खुद से लिख लोगे ना। क्या कहता है बोर्स का एटॉमिक मॉडल, बोर्स का एटॉमिक मॉडल कहता है, पहला पॉइंट तो कॉपी कर लिया फिर से, रदरफोर्ड वाला है ना। क्या कॉपी किया था, वेरी स्मॉलेस्ट स्फेरिकल न्यूट्रल पार्टिकल। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसका होल चार्ज ये भी कहाँ पे होता है, ये भी कॉपी कर लिया, सेंटर पे होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये भी कॉपी किया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एक्सेप्ट किया लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, है ना। क्या किया, थोड़ा सा चेंज। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम क्या, h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, हाँ, h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। यहां n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होता है, क्लियर ना। और उसके बाद कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं, है कि नहीं। उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहते हैं, तो ये सब तो पढ़ा ही है ना, है ना। तो इसमें अब डाल दो हेडिंग क्या, बोर्स फ्रीक्वेंसी बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। हेडिंग क्या रहेगा, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो मॉडल तो हम नहीं पढ़ाएंगे, मॉडल आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। 11th की चीज है कि लिखाना पड़ेगा हमको कि नहीं सर मैं मॉडल नहीं लिख पाऊंगी, क्या लिख पाऊंगा, ऐसा कोई बच्चा है बोलो शिशिर, मॉडल तो बता लोगे ना। उसमें क्या रखा है, वो सब कॉपी किया हुआ है दूसरे का, थोड़ा सा डिफरेंट कर ले बता दिया, और क्या। हेडिंग क्या रहेगा, बोहर्स फ्रीक्वेंसी, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन डालो हेडिंग यहां से। क्या हेडिंग रहेगा, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों नाम रखा गया, क्योंकि उसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करते। यहां से एक चीज क्लियर हो गई, स्टेबिलिटी का।
यही है ना कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेटेड है, वो एनर्जी का एमिशन करेंगे और लास्ट में क्या होगा, वो न्यूक्लियाई में फॉल कर जाएंगे और उससे कैंसिल कर देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एनर्जी का भी एमिशन करेंगे, ऐसा नहीं कि एनर्जी का एमिशन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं। मतलब उसकी अपनी क्या होगी, उस ऑर्बिट की एक एनर्जी होगी, है ना, उस एनर्जी से क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा है। मतलब उस ऑर्बिट की अपना क्या है, एक एनर्जी लेवल है। क्या है, हाँ, तो ऑर्बिट का नाम दिया गया एनर्जी लेवल, KLMNOP डॉट डॉट डॉट, ऐसे है ना। फर्स्ट ऑर्बिट को K ऑर्बिट, सेकंड को L, थर्ड को M, KLMN। पढ़ाई नहीं पढ़ा है सब, वही सारी बातें बकवास है, 11th की पुरानी कहानी, ठीक है ना। एक जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब एटम को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की जाती है, थोड़ी सी एनर्जी एटम को, तो एटम हमारा एक्साइट हो जाता है। अभी जैसे आपको हम यहाँ पे आप सबको अगर 500 गड्डी फेंकना स्टार्ट कर दें सपोज करो, तो आप लोग यहाँ से खिसकना स्टार्ट कर दोगे। 500 गड्डी मिल रही है, 50-50 हज़ार रुपये एक बार मिल रहा है, तो आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे, एम आई राइट। तो ये आपको मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, ये मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे अगर एटम को एनर्जी कहीं से मिलेगा तो क्या होगा, वो एक्साइटेड नहीं होगा बेचारा, है ना, वो भी तो इंसान है, एटम है ना, इंसान है, क्या है, पार्टिकल है छोटा सा, तो वो भी क्या होता है, एक्साइटेड होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन सम एक्स्ट्रा एनर्जी, व्हेन, नोट इट, सम एक्स्ट्रा एनर्जी provides to an atom, then it becomes excited and only one electron reaches हाई एनर्जी लेवल। किस एनर्जी लेवल पहुंचता है वो, हाई एनर्जी लेवल। एनी वन कह देते हैं, ओनली वन नहीं, एनी वन, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, एनी वन इलेक्ट्रॉन रिचेस हाई एनर्जी लेवल एंड रिमेन्स टिल 10⁻⁸ सेकेंड। बोलो इतने सेकंड तक रहता है, इसको हम लोग शेक कहते हैं। क्या कहते हैं, शेक। और टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है शेक, और 1 शेक इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो इतने सेकंड तक हायर एनर्जी लेवल में रहता है। इसके बाद क्या करता है, वो एनर्जी का एमिशन करते हुए कहां निकलता है, पहुंचता है, रिटर्न आता है। एंड आफ्टर दिस टाइम इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स, लिख देता हूं, रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल emitting एनर्जी एमिट करते करते उसके साथ ही वो कहाँ पहुँचता है, लोअर एनर्जी लेवल में। कहाँ पहुँचता है, लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न वापस आ जाता है, ठीक है ना। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। दिस एनर्जी एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, है ना, या गामा फोटॉन्स, ठीक है। अब यहां पे एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितना होता है, h इंटू न्यू, है ना। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, h इंटू
न्यू, बोलो होता है। न्यू क्या, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल E2 से कहां आ रहा है, E1 में, इफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम E2 to E1 देन एनर्जी कितना होगा, एमिटेड एनर्जी ये कितनी होगी हमारी, E इक्वल टू E2 माइनस E1। दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, जितना एनर्जी एमिट करेगा वही क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। भाई ये E2 हायर एनर्जी लेवल पे है, E1 लोअर पे है, इसका भी अपना एनर्जी है, उसका भी अपना एनर्जी है, यहां से यहां आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी निकालेगा ना, बोलो। और वो एनर्जी कितनी है यहाँ पे, H इंटू न्यू है। तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या करेंगे, हम आपस में बराबर कर दें तो वही, कोई गलत बात तो होगी नहीं। अगर मैं इस एनर्जी को और इस एनर्जी को आपस में बराबर कर दूं तो कोई गलत बात, इसका मतलब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एच न्यू इक्वल टू क्या होगा हमारा, E2 माइनस E1। यही है हमारा फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्स का है ना, इसका नाम लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी कंडीशन हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए ही बोर्स की थ्योरी है, या उसके जैसे एटम्स के लिए ये थ्योरी वैलिड है। तो थ्योरी में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, और उसी एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे, और इस फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे, और स्पेक्ट्रम का फुली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, और तभी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसमें लिखे सपोज, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे सपोज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m revolves in circular orbit of radius r with velocity v, ये मान लेते हैं। ठीक है, विथ वेलोसिटी v। इसमें लिखना फॉर द सर्कुलर मोशन required a centripetal force। ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियाई है, सेंटर O है, और रेडियस क्या है, ये रेडियस इसका R है, और यहां वही इलेक्ट्रॉन है हमारा जिसकी हमने बात की है, और जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मास कितना है, m है, और चार्ज कितना है, E है। बोलो सही है, मास m, चार्ज कितना होगा, E। न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर Z है और इस पर चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस ZE चार्ज होगा। बोलो सही है।
तो हमने क्या बताया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से मिलेगा भाई, ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, किधर, सेंटर की तरफ काम करेगा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, बोलो बराबर होगा, ठीक है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, और ये हो के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो q1 यहां पे जेडी हो जाएगा, q2 हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, एक आर से आर मर गया, बचा mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन बना देंगे इसको फर्स्ट, ठीक है। नोट करते जाए साथ साथ में, फिगर बना करके फटाफट जल्दी से यहां तक नोट करें। और हम क्या करेंगे, बोर्स का एंगुलर सॉरी क्वांटम वाला जो कंडीशन है वो यूज करेंगे, है ना, बिकॉज mvr पढ़ाई है ना, कितना होता है nh बाई, बोलो 2 पाई। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये कौन सा कंडीशन है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, हाँ, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना, क्या करना चाहिए अपन को, डिवाइड कर दें आपस में। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइड कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो mv स्क्वायर अपॉन mv आर, के जेड स्क्वायर बाई स्मॉल आर अपॉन ns बाई 2 पाई। m से m कैंसिल, एक v से एक v कैंसिल, है ना। 2 पाई कहा जाएगा यहां पे, इसका मल्टीप्लाई यहां पे, तो v बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन आर इंटू एन एच। बोलो ये मिलेगा, सही है। ये आर से आर भी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी कितना मिल जाएगा हमें, v इक्वल टू मिला के जेड ई स्क्वायर 2 पाई बाई एन इंटू एच, ठीक है। इस वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम यहां पर रख देते हैं इस जगह पे सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा ना। इक्वेशन नंबर थर्ड, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, m इंटू के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन n इंटू एच इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस r की वैल्यू मिल जाएगी, ये r। तो r इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। बोलो सही है, ये हमें रेडियस मिल गया, और ये अपने आप में क्या है, एक फार्मूला है, ठीक है। इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। रेडियस r की वैल्यू कितना मिला, एक वेलोसिटी मिल गया और रेडियस मिल गया, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोर्स रेडियस के बारे में। किसके बारे में, आप कहोगे बोर रेडियस कौन सा रेडियस होता है, तो हम यहां लगाएंगे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। उसमें एक ही ऑर्बिट होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो और एक ही प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होगा, 1, एटॉमिक नंबर 1। नंबर ऑफ क्वांटम संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है, एक ही ऑर्बिट है। तो इधर लिख रहा हूं मैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यहां z की वैल्यू लिखोगे 1 एंड n की वैल्यू भी 1, तो बाई इक्वेशन फोर्थ रेडियस इसको हम लोग r नॉट कह देते हैं, या छोटा r ही रहने देते हैं। यहां हो जाएगा n की जगह 1 रखेंगे, h स्क्वायर मिलेगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर। बोलो सही है। इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁹, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19, इसका भी
होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। और सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस हमें मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली, ये मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। लेकिन हम इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स रेडियस। ये रेडियस किसका है, हाइड्रोजन का। दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। क्या है ये, बोर्स रेडियस। ठीक है, बोलो समझ में आ गया। कैलकुलेट कर लेंगे ना आप लोग। तो हम करने जा रहे हैं इसको इरेज। इस फिगर का भी काम खत्म हो चुका है तो मैं करूंगा इसको इरेज। टाटा बाय बाय कर देते हैं इसको। आप लोग छाप चुके होंगे, ड्रॉ कर लिया होगा है ना। इस रेडियस का और इस वेलोसिटी का हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। आगे हम यूज करेंगे तो सही सही ये फार्मूला सेट हो जाए, इसको भी छोड़ देते हैं यहीं पे, है ना। 4th नंबर इक्वेशन जरूरत पड़ेगी हमें, 4th इक्वेशन। ठीक है, ये भी क्या करेंगे हम इसको इरेज कर देंगे। उस साइड आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब निकालते हैं इसमें एक कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या निकालते हैं, हाँ, इक्वेशन 3rd कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्या होगा रिटन एज में, v इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई सी एच 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई सी एच इंटू सी बाई एन। ठीक है, तो जो ये हमारी क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, बिकॉज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई सी एच। कितना होता है, सी एच। ठीक है ना। और इसमें हम फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की, तो z की वैल्यू लेंगे 1, तो अल्फा कितना हमारा आएगा 2 पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1/37। ये अल्फा आएगा यहाँ पे, है ना। तो हम वहां पे क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे या डायरेक्टली 1/137 कर देंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन की, अल्फा इज इक्वल टू 1/137 इंटू सी बाई एन। तो एन इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो अल्फा कितना आता है, फार्मूला तो यही है, सॉरी ये अल्फा नहीं है, ये वेलोसिटी है, बाय मिस्टेक लिख दिया यहाँ पे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, एन की वैल्यू 1, तो हमारा जो फार्मूला आएगा, इस बी को मैं इरेज करता हूं, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, तो वी हमारा आ जाएगा 1/137 इंटू सी, तो सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, c/137, और 1/37 कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है ना। सेकेंड ऑर्बिट में लिखना है तो n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्लियर है, ऐसे निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए। अब हम लोग चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्या कैलकुलेट करेंगे, हाँ, इस साइड में रेस कर रहा हूं, कोई
प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इस साइड नोट कर लिया है? ओके, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, काइनेटिक निकालेंगे तभी तो टोटल आएगा पोटेंशियल निकालने के बाद। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन K इज इक्वल टू KE हाफ mv स्क्वायर। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 5। बोलो सही है? हाँ, 4th के बाद 5th ही बनेगा। और इक्वेशन फर्स्ट आप जरा ध्यान दो, जो mv स्क्वायर है वो किसके बराबर है? आप कहोगे KZE स्क्वायर बाई RK, है ना? तो बाई इक्वेशन फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाफ KZE स्क्वायर बाई R। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी होगी हमारी? PE इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R। क्या होगा? KQ1 Q2 बाई R, पढ़ा है ना? तो Q1 कितना होगा यहाँ पे? ZE, और Q2 हमारा होगा माइनस E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बोलो, अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी माइनस KZE स्क्वायर बाई R। क्लियर? अब कैलकुलेट कर लेंगे टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इन दोनों क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। तो nth ऑर्बिट में हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इस साइड अब इरेज कर रहा हूं। उसको लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसको रोक दें अभी? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया। आप कहोगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या करेंगे? E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो KZE स्क्वायर बाई 2R है नीचे, और यहां माइनस KZE स्क्वायर बाई स्मॉल r है। क्लियर? अब इस साइड इरेज कर दें। अभी इस R का यूज करेंगे इसलिए हम रोक के रखे हैं इसको। हाँ, अब इसको मैं इरेज करता हूं। उधर साइड आप लोग नोट कर लीजिए, उस साइड टोटल एनर्जी तक नोट कर लीजिए। अब वहां हम आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूं कि एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट में, है ना? तो E इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2R, बोलो हो जाएगा 2R। यहां KZE स्क्वायर रहेगा माइनस वहां पे 2KZE स्क्वायर हो जाएगा, 2KZE स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो E आएगा हमारा माइनस KZE स्क्वायर बाई 2R। क्लियर? ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? 6 नंबर। इस 6 में जो ये है R 4th, ये वैल्यू पुट कर देंगे, है ना? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल r in equation 6, that is by equation 4th and 6th, energy in nth orbit, energy of electron in nth orbit, En कितना होगा बेटा? माइनस KZE स्क्वायर बाई 2 इंटू R की वैल्यू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर KZE स्क्वायर। बोलो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? यही हमने उठा के यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, ये जाएगा सबसे ऊपर, है ना?
ये 2 से 2 कट भी सकता है क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऊपर जाएगा तो En हमारा आ जाएगा माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, पहले पाई लिख देते हैं, 2 पाई स्क्वायर है ना, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4, ये जाएगा ऊपर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहां तक कैलकुलेट करेंगे आप लोग बोर्स थ्योरी, अगर कंप्लीट लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो यही है बोर्स थ्योरी यहां तक, ठीक है ना। अब जब इसका स्पेक्ट्रम लगे इसी एनर्जी का तो कुछ सीरीज मिलते हैं, लाइन सीरीज, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जल्दी से इसको यहां पर नोट करिए और हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ाएंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाते हुए चैप्टर क्लोज करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, तो इस साइड हम इरेज कर रहे हैं और एक न्यू हेडिंग बनेगी आप लोग की स्पेक्ट्रल सीरीज, क्या बनेगी, हाँ स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज बहुत ही शानदार हेडिंग रहेगी, है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, इनसे सब कुछ मैच कर रहा है इसमें से एवरीथिंग। यही सब फार्मूले आपको याद रखने हैं, दिमाग में होने चाहिए, मान लो भूल भी गया तो डेरिवेशन तो याद होना चाहिए, उससे निकाल लेंगे आप लोग, है ना, और नीट के एग्जाम में टिक कर देंगे सही आंसर, ठीक है। चलिए स्पेक्ट्रल सीरीज में हम इसी एनर्जी को यूज करेंगे, है ना, तो नोट करते रहिए आप, ठीक है। अभी मैं इस साइड लिख रहा हूं, तो इसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट एनर्जी इन nth ऑर्बिट En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बट फॉर हाइड्रोजन एटम जब बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, बाद में ले लेंगे इसको, हटाओ भी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा कि अभी ले लेते हैं अभी, हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या होगी 1, जब Z की वैल्यू यहां ले लेंगे हम 1 तो En क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2 पाई स्क्वायर के ई के पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से अगर आ रहा हो लोअर एनर्जी लेवल, मतलब N2 से N1 आ रहा हो, है ना, इफ इलेक्ट्रॉन returns from high energy level N2 to low energy level N1, N2 से अगर N1 आ रहा हो तो क्या हम इसको देख करके हम लिख सकते हैं क्या En2 और En1, तो क्या लिखेंगे,
हम En2 की वैल्यू लिखेंगे और En1 की भी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर? तो यहां लिखेंगे पहले En1, दैट इज En1 कितना हो जाएगा हमारा, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई के पावर 4 बाई N1 स्क्वायर H स्क्वायर। बोलो सही है? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। और En2 कितना हो जाएगा हमारा, -2 पाई के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर H स्क्वायर। बोलो सही है? क्लियर है? सही है। अब क्या करेंगे हम यहां पे लगाएंगे कौन सा कंडीशन, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्या पढ़ाए हैं अभी जस्ट हम, एच न्यू बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1, तो यहां हो जाए En2 माइनस En1। क्या करेंगे इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ En1 एंड En2। जरा ध्यान देना इसमें गौर से, हम इसे यहां रखेंगे, ये नेगेटिव में है तो ये क्या होगा, ये वाला, ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव रहेगा, इसको इधर लिख देंगे और 1 वाले को पहले लिख देंगे। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं क्या, एच न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर है ना सब जगह पे, हाँ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई के पावर 4 बाई N2 स्क्वायर H स्क्वायर, है ना। कॉमन कुछ दिख रहा है आप लोग को, तो H इंटू न्यू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 कॉमन लग रहा है यहाँ पे, बाई H स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। बोलो सही है यहाँ तक? बिकॉज न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा होता है, तो यहां पे रखेंगे HC अपॉन लेमडा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई H स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। उस साइड इरेज कर रहे हैं, फटाफट नोट करिए यहां तक। इससे हम लोग करेंगे इरेज। टाइम क्या हो गया बेटा, 31। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, 5 मिनट का टाइम लेंगे और ये आपका स्पेक्ट्रल सीरीज की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी और ये चैप्टर भी द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वेव नंबर 1 बाई लेमडा क्या निकालने जा रहे हैं, वेव नंबर 1 बाई लेमडा आएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई CH क्यूब 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। और रिडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल R कितना होता है, यही होता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई CH क्यूब। तो यहां वैल्यू रखेंगे 1 बाई लेमडा कितना आएगा, 1 बाई R 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। और इस R की वैल्यू बेटा होती है 1097 इंटू 10 पावर क्या 7, 1.09 इंटू 10 पावर माइनस 7 ना, सिर्फ 7 होता है बेटा, -7 होता है शायद ना, 7 होता है, 7 मीटर इनवर्स होता है, मीटर इनवर्स, है ना।
ये वैल्यू अप्रॉक्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया, ये नोट कर लिया इस साइड में, थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर दे। तो जब स्पेक्ट्रम लिया गया तो इसमें कुछ सीरीज मिला, क्या मिला, सीरीज। सीरीज में क्या मिला, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, है ना, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, यही मिला हमें, है ना। कौन कौन मिला है लिख देता हूं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, दूसरा बामर सीरीज, तीसरा पास्टन सीरीज, चौथा ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ है फुंड सीरीज, फुंड सीरीज, ठीक है। और जब लाइमन की बात होगी तो ये हमेशा यूवी रीजन में आता है, किस में आएगा, यूवी रीजन में आएगा। और ये जब आता है इलेक्ट्रॉन कहां से, N2 की वैल्यू हम लोग लेते हैं, कहां से लेंगे, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और N1 की वैल्यू लेंगे यहां पे हम 1, मतलब कहीं से भी आए फर्स्ट ऑर्बिट में आए, कहीं से भी आए फर्स्ट ऑर्बिट में, तो लाइमन सीरीज और यूवी रीजन, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, फार्मूला हमेशा यही यूज करना है, ठीक है ना। बामर आता है विजिबल रीजन में, किस में आता है, विजिबल रीजन में, और इसके लिए N1 हम लेते हैं 2, और N2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये तीनों जो है बेटा इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, किस में आते हैं, हाँ तीनों, ठीक है। और इसके लिए हम लोग लेंगे N1 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू स्टार्ट होगी 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और इस वाले के लिए N1 की वैल्यू 4 लेंगे, N2 की वैल्यू 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए N1 की वैल्यू लेंगे 5, N2 की वैल्यू लेंगे हम 6 7 8 डॉट डॉट करके, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। और आपकी बुक में एनर्जी लेवल डायग्राम बना होगा, है ना, इस सबको कैसे कैसे आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड में थर्ड में, डायग्राम बना लेगी बुक से, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ ही आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूक्लियाई में, पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।